Hello students, I am Deepti Rangnani. Today we will discuss the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and today we will study various types of एंथैल्पी चेंजेस, विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा को विभिन्न रूपों में जाना जाता है, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको अतिरिक्त कुछ अन्य एंथैल्पियाँ भी होती हैं, जैसे वाष्पीकरण एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी, तनुकरण एंथैल्पी, संक्रमण एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा क्या होती है, दहन एंथैल्पी क्या होती है, उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या होती है, वाष्पीकरण एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी, तनुकरण एंथैल्पी, संक्रमण एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी का अध्ययन करेंगे। इन सब में सबसे पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन एंथैल्पी का अध्ययन करेंगे। संभवन एंथैल्पी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक मूल पदार्थ को उसके अवयवी पदार्थ तत्वों की सहायता से बनाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम संभवन की एंथैल्पी कहते हैं। यह अवशोषित और मुक्त दोनों हो सकती हैं। इसे डेल्टा एफ एच से व्यक्त करते हैं और अभिकारक और उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब पर अगर लेते हैं तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं और उसे हम डेल्टा एफ एच नॉट या डेल एफ एच नॉट से व्यक्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कार्बन का हमने ग्रेफाइट वाला अपर रूप ले रखा है, हाइड्रोजन गैस के रूप में ले रखा है, इससे मीथेन बन रहा है और डेल एफ एच की वैल्यू आ रही है 74.18 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल गैसीय मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बनने में 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन 74.18 किलो जूल होगा। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है जिसमें कि HI बन रहा है अपने अवयवी तत्वों से, जिसमें कि डेल एफ एच नॉट इज इक्वल्स टू 25.94 किलो जूल है। अब हम दूसरी इक्वेशन देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से N2O5 का बनना। इसमें डेल एफ एच नॉट की वैल्यू है -15.1 किलो जूल। चौथी इक्वेशन हाइड्रोजन और क्लोरीन जिससे कि HCl बन रहा है, इसमें संभवन ऊष्मा है -184 किलो जूल। अब जो HI और N2O5 की संभवन ऊष्माएं हैं जो कि हमें प्राप्त हो रही हैं 25 और -15 किलो जूल पर मोल, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो संभवन ऊष्मा है वो -184/2 होगी, यानी -92 किलो जूल पर मोल होगी। वो यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है वो एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहलाते हैं और जिनकी संभवन ऊष्मा का मान धनात्मक होता है वो ऊष्माशोषी कंपाउंड कहलाते हैं। सारणी में विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों की मानक संभवन ऊष्माएं दर्शाई गई हैं, जैसे कि HF की मानक संभवन ऊष्मा जो है वो है -268.8, HCl की -92.3। इसी तरह से अलग अलग पदार्थों की संभवन ऊष्माएं सारणी में दे रखी हैं। अब हम यौगिक की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा जो है कंपाउंड की वो पढ़ेंगे। निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक यौगिक की पूर्ण ऊष्मा का एक निश्चित मान होता है, परंतु इसके एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं होता है। पूर्ण ऊष्मा के हमेशा कंपैरेटिव वैल्यू ज्ञात करेंगे और इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर तत्वों की पूर्ण ऊष्मा के मान स्वेच्छा से 0 मानेंगे और परोक्ष रूप से यौगिक की पूर्ण ऊष्मा की गणना करेंगे। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जैसे अमोनिया की पूर्ण ऊष्मा ज्ञात करनी है, इसके लिए अमोनिया की संभवन ऊष्मा का मान -46 किलो जूल है। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, हाफ N2 + 3/2 H2 गिव्स NH3, डेल H इज इक्वल्स टू -46 किलो जूल। मानक संभवन ऊष्मा का जो मान है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल एफ एच इज इक्वल्स टू NH3 की पूर्ण ऊष्मा माइनस हाफ N2 की पूर्ण ऊष्मा प्लस 3/2 H2 की पूर्ण ऊष्मा। मतलब H0 ऑफ NH3 माइनस हाफ H0 ऑफ N2 प्लस 3/2 H0 ऑफ H2। अब इसमें हमें पता है कि H0 N2 और H0 H2O के मान 0 होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा
FH0 इज इक्वल्स टू H0NH3, यानी H0NH3 इज इक्वल्स टू -46 किलो जूल। यानी यौगिक की जो पूर्ण ऊष्मा है वो यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा के बराबर है। अब हम यौगिक की एंथैल्पी और पूर्ण ऊष्मा को पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा क्या होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत होने में हुए पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को एंथैल्पी परिवर्तन या फिर उस पदार्थ की दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा कहते हैं। यदि अभिकारक और उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल पर हों तो पूर्ण ऊष्मा को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन कह सकते हैं, जिसे कि हम डेल CH0 बेंजीन की दहन ऊष्मा को हम इस इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 ऑक्सीजन गिव्स 6 CO2 प्लस 3 H2O। यहाँ पर बेंजीन लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। और यहाँ पर दहन ऊष्मा दे रखी है डेल CH0 इज इक्वल्स टू -780 किलो कैलोरी। अब इसका अर्थ यह है कि 1 मोल द्रव बेंजीन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब पर पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए 780 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। मतलब यह मानक दहन ऊष्मा है बेंजीन की। अब सेकेंड एग्जाम्पल है मीथेन की दहन ऊष्मा। मीथेन के लिए मीथेन की इक्वेशन लिखेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दहन ऊष्मा का मान रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था और उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म पर निर्भर करता है। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा -58.48 किलो कैलोरी है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान -68.3 किलो कैलोरी आएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से प्राप्त जल गैसीय अवस्था में होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन की अलग अलग दहन ऊष्माओं को हम इन इक्वेशंस के द्वारा बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स H2O लिक्विड। इसके लिए डेल्टा CH की वैल्यू है -68.3 किलो कैलोरी, जबकि हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O गैस, इसके लिए डेल्टा HCH की वैल्यू है -58.48 किलो कैलोरी। दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में वाटर लिक्विड स्टेट में है और सेकंड इक्वेशन में वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में है। इसी तरह से कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स, 2 अपर रूप जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट, उनकी दहन ऊष्मा अलग अलग होगी। अगर कार्बन का हीरे वाला फॉर्म लेते हैं, उसका दहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसमें डेल्टा H की वैल्यू -94.18 किलो कैलोरी होगी। जबकि अगर कार्बन का ग्रेफाइट अपर रूप लेते हैं, उसका दहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -93.73 किलो कैलोरी होगी। अब हम दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण करेंगे। दहन ऊष्मा के प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। चित्र में बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखाया गया है, जिसमें कि एक आंतरिक कक्ष B होता है जो कि स्टील का बना होता है। कक्ष को बंद करने के लिए एक पिस्टन S होता है। ऑक्सीजन भरने के लिए पार्श्व नली A को भी यह पिस्टन बंद करता है। एक प्लेटिनम का छोटा कप C है जो कि एक छड़ R से लटका हुआ है। कप के ऊपर एक प्लेटिनम का तार है जो कि G के द्वारा जुड़ा हुआ है। R और G को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं। जिस पदार्थ की दहन ऊष्मा ज्ञात करनी होती है उसकी ज्ञात मात्रा को कप C में रखते हैं। पार्श्व नली A के द्वारा बम में 20 से 25 वायुमंडल दाब पर ऑक्सीजन भर देते हैं और पेच S को बंद कर देते हैं। इस पूरे बॉम्ब को एक अन्य कैलोरीमीटर D में रखते हैं जिसमें कि जल की ज्ञात मात्रा भरी है। कैलोरीमीटर में एक स्टरर और एक थर्मामीटर लगा होता है। कैलोरीमीटर को ऊष्मा रोधी बना दिया जाता है जिससे कि दहन जो है वो प्रदोष्ण स्थिति में हो और इसके प्रारंभिक ताप को नोट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और प्लेटिनम के तार को गर्म करते हैं। अब कप में रखा हुआ जो पदार्थ है वो जलने लगता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ऑक्सीजन की अधिकता के कारण पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है।
मुक्त हुई ऊष्मा से बम कैलोरीमीटर और जल का टेम्परेचर बढ़ता है। स्थिर होने पर अंतिम ताप नोट करते हैं। किसी पदार्थ जिसकी दहन ऊष्मा ज्ञात हो, जैसे कि एग्जाम्पल शुद्ध बेंजोइक एसिड, उसका दहन करके पहले बॉम कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात कर लेते हैं और स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा की गणना हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि बॉम कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता अगर C है, लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान W है, अणुभार कैपिटल M है, T1 और T2 प्रारंभिक और अंतिम ताप हैं, तो बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा होगी C T2 - T1। यह ऊष्मा W ग्राम पदार्थ और W/m मोल पदार्थ के दहन से प्राप्त हुई है, इसलिए 1 मोल पदार्थ के दहन में उत्पन्न हुई ऊष्मा होगी C T2 - T1 m/W, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा E। तो हम यहाँ से डेल्टा E का मान ज्ञात करेंगे, फिर इक्वेशन डेल्टा H = डेल्टा E + डेल Ng/RT के द्वारा डेल्टा H ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्चन। दहन ऊष्मा के क्या अनुप्रयोग हैं? सबसे पहले संभवन ऊष्मा की गणना कर सकते हैं हम। कार्बनिक यौगिकों की दहन ऊष्मा का कैलकुलेशन करने के बाद हम संभवन ऊष्मा की गणना कर सकते हैं और इससे संक्रमण ऊष्मा भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, ईंधन की उत्पादक क्षमता। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा की जो मात्रा उत्पन्न होती है उसे पदार्थ की ऊष्मा उत्पादकता या कैलोरी मान कहते हैं। कम ईंधन काम में लेने पर भी अधिक ऊष्मा का उत्पादन, तो यह ईंधन के लिए महत्वपूर्ण मान होता है या गुण होता है। ऊष्मा उत्पादकता ज्ञात होने पर हम इंडस्ट्रीज़ के लिए सस्ता और उचित ईंधन खरीद सकते हैं। इसी तरह से खाद्य पदार्थों के कैलोरी मान ज्ञात कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बनिक यौगिकों की संरचना का भी हम दहन ऊष्मा के द्वारा आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन, जिसमें कि सबसे पहले संभवन ऊष्मा क्या होती है, मानक संभवन ऊष्मा क्या होती है, दहन ऊष्मा पढ़ी है, उसके साथ साथ दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण और उसके बाद दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग। इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण की ऊष्मा, उदासीनीकरण की ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण और विलयन ऊष्मा पढ़ेंगे। थैंक यू।